हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, अब जुडिशरी गोल्ड आ चुका है यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के डोमेन में, और अब हम तैयारी करवाएंगे बच्चों की यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के लिए भी। तो उसी प्रोसेस में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 2024 का आपका यूपीएससी लॉ ऑप्शनल का एग्जाम था, उसका हम जो पेपर 1 का सेक्शन ए है जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन दैट हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है और आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। द कोर्स इज गोइंग टू बी हाइब्रिड इन नेचर। अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली में रहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे दिल्ली सेंटर पे एनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो कोर्स है आपको हाइब्रिड नेचर में भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो विदाउट फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन पेपर। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो अब यहाँ पे आया था, इफ यू लुक एट दी पैटर्न, जो आपका पेपर 1 है उसका जो सेक्शन ए है उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसके 5 पार्ट होते हैं एंड दैट इज फॉर 10 मार्क्स ईच, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 150 वर्ड्स मिलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज दिमाग में रखनी है आपको कि जो वर्ड लिमिट है बहुत लिमिटेड तरीके से आपको दी गई है। आपको पूरा का पूरा आंसर अपना सर्कुलेट करना होता है, आपको आर्टिकुलेट करना होता है और उसके अंदर वो 150 वर्ड्स में ही फिट करना होता है। इसी रीजन से जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे दे माइट बी इजी, दे माइट लुक इजी टू यू, बट द थिंग इज हियर आपको मेंस में कैसे उन्हें लिखना है, दैट इज द पैरामीटर। सो फर्स्ट थिंग, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, इट सेज एग्जामिन द एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल मैटर्स ओनली। अब यहाँ पे और किसी के रिगार्डिंग नहीं पूछा गया, सिविल वगैरह मैटर के रिगार्डिंग नहीं पूछा गया। तो दिस इज वेरी प्रिसाइज क्वेश्चन जो आपको मिलता है आर्टिकल 134 से। आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एपेलेट जुरिसडिक्शन होगा, जिसका मतलब होता है कि हाई कोर्ट से आपकी अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। अब इस चीज के सिर्फ 3 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो है जहां पे जो हाई कोर्ट है उसने एक एक्विटल का ऑर्डर जो दिया गया था सेशंस कोर्ट के द्वारा उसको रिवर्स कर दिया और पर्सन को डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ पे एज अ मैटर ऑफ राइट एक्यूज्ड पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेकंड सिनेरियो इज जहां पे जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको कन्विक्ट किया है सीधा ही आपकी हाई कोर्ट ने, और वो सबसे पहले जो ओरिजिनल ट्रायल चला था आपका हाई कोर्ट में चला था और उस पर्सन को वहां पे एक डेथ सेंटेंस दे दी गई है। इस सर्कमस्टेंस में भी जो डायरेक्टली मैटर है आपका वो अपील में आता है सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरा प्रोसेस वी ऑल नो एज पर आर्टिकल 134 कैपिटल ए, जहां पे हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे देती है, सर्टिफिकेट ऑफ अपील प्रोवाइड कर देती है जो पर्सन होता है कि आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग अपील करने के लिए। सो उसमें भी हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि ये केस है, दिस इज केस फॉर फिट फॉर द एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उन सिनेरियोज में जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द जनरल पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व होता है। तो ये 3 सिनेरियोज है जहां पे आपका क्रिमिनल एपेलेट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का रहता है। इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल एपेलेट जुरिसडिक्शन था उसको 1970 में एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट जुरिसडिक्शन एक्ट के थ्रू बढ़ाया गया था, एंड नाउ these 3 scenarios are covered in the appellate jurisdiction. If we deal with the next question, again the same pattern is there, 150 words में लिखना है आपको, and this is for 10 marks again. Question is, the parliament or any state legislature should keep up with the keep within the domain assigned to it and not encroach upon others subject. क्रिटिकली एग्जामिन, अब आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है स्टेटमेंट कि भैया पार्लियामेंट है और जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनको अपने डोमेन में रहना चाहिए जो उन्हें असाइन की गई है, किसी और की डोमेन में वो एंटर नहीं करेंगे। सो हमें लूजली समझ में आ रहा होगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर एज वेल एज द पर्टिकुलर पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट। व्हेन वी लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द 7 शेड्यूल जहां पे 3 लिस्ट दे रखी हैं आपको। The first list relates to the power of the union, that is the union list, जहां पे हमारी जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाती है। Then we have the second list जहां पे हम डील करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग। Then we have the concurrent list जहां पे पावर्स दी गई हैं दोनों को। इस लिस्ट के अंदर आपकी स्टेट भी बना सकती है लॉज और आपका यूनियन भी बना सकता है। Apart from this we have several doctrines which have been inculcated in the constitution जो बात करती है एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की, कि even if we look at the constitution, even though the very words which says notwithstanding clause, right, which deals with the doctrine of repugnancy, which says that the parliament can make any particular law regarding any subject matter, and if it contravenes with the state law then the parliament's law shall prevail. But
Nevertheless, the Supreme Court has construed several times that within the domain as provided to the state legislature, they are very much supreme, and the union cannot interfere with respect to the state list unless it is explicitly provided by the Constitution of India. And for that purpose, we have seen that we have several doctrines. For example, regarding the territorial aspect, we have the doctrine of territorial nexus, where the state is bound to make the laws within their territories, and they should not have any kind of impact on other areas which are beyond their territories. Then we have doctrine of pith and substance, where the Supreme Court or the constitutional courts can check whether the particular impact of that legislation is going beyond the scope of the empowerment given to the state legislature. So these doctrines do define that yes, the parliament as well as state legislature should try to be within their own domain, and they should not interfere with the other person's authority, other legislature's authority. Dealing with the third question, here it's a statement which says every person who is a member of civil service of the union holds office during the pleasure of the president. And is there any exception to this rule? Describe. So when we look at the very doctrine of pleasure, the origin begins from UK. जहाँ पे if we look at the crown, it was having the authority to remove any person from the services at any point of time without assigning any reason whatsoever. So there is a provision with respect to doctrine of pleasure, and we have inculcated the same thing in the Constitution of India. But as we all know that the Constitution must come with certain limitations. It must come with certain restrictions so that arbitrary actions are not taken. Keeping that in mind, when you look at Article 310 of the Constitution, it do provide for the doctrine of pleasure, but it's a different version which is found in India, because herein exceptions are found under Article 310 clause 2 itself, where it provides for fixed term contracts, which says if the particular person has been appointed for a fixed period of time, fixed period duration, and that person is removed, then compensation can be provided to the very person. Second thing, when we look at Article 311, it provides for the procedural safeguards given to the very civil servant. The provision herein are inculcated to provide a sense of security, job security to these civil servants, so that they can fulfill their obligations without any fear of being removed, just like an instance, so that they cannot be removed. उसी रीजन से अगर हम देखें यहाँ पे आर्टिकल 311 कहता है कि critical protections are given against arbitrary dismissals or removal of the person, which provides for inquiry and opportunity of being heard to the civil servant. Additionally, herein there is a provision that you cannot be removed by an authority which is lower than the authority which have appointed you. तो जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, या तो उसकी इक्विवेलेंट रैंक का अथॉरिटी पर्सन आपको रिमूव कर सकता है, या फिर उससे हायर रैंक का. लोअर रैंक का कोई अथॉरिटी आपको रिमूव वहां पे नहीं कर सकता. एडिशनली अगर हम देखें स्पेशल क्वालिफिकेशन, तो वहां पे इंडिविजुअल विद स्पेशल क्वालिफिकेशन हु आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, दे आर आल्सो एक्नॉलेज्ड, एंड वहां पे उनकी स्टेबिलिटी के लिए उन्हें एट विल, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर का मतलब एट विल, तो एट विल पे उन्हें नहीं हटाया जा सकता. एडिशनली तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफगार्ड्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो इंश्योर करती हैं कि जो ये आपका अगर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया भी जाएगा, इवन देन इन दैट सिचुएशन fairness and procedural justice for the civil servants are secured, very well secured, and that is the reason that any person cannot be removed by will, on will of the maybe the president or any other person whatsoever. So question number 1 subsection 4 deals with the very situation wherein द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से. अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि मिक्स होता है. पहला वाला जो आपका पार्ट होता है, ये पेपर 1 का सेक्शन है, ये मिक्स्ड होता है. इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, 60 to 70% कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, और 20-30% आपका रहता है यहाँ पे रिगार्डिंग दी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. अब ये क्वेश्चन आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से. शुरू में ही वर्ड दिख गया यहाँ पे, परमिट्स डेलीगेशन. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. तो इट सेज Indian Constitution permits delegation but imposes specific restrictions to ensure alignment with the Parent Act and protect the legislative intent. Examine with illustrations. The very provision which deals with this aspect is Article 245. अब यहाँ पे separation of power among legislature, executive and judiciary is a fundamental principle, and therefore the legislature which is empowered to make laws, the judiciary which is empowered to interpret the law and to apply the law, and the executive
which is meant only to execute the laws or to make it functional. अब in that aspect we see even the constitution does not provide a strict separation of power. Ram Joya Kapoor, if you remember the case, Supreme Court has iterated that there is no strict separation of power as found in the US. Instead, in India, we have somehow seen that even the legislature is sitting in the executive, where the member of parliaments or the member of legislative assemblies, they become the ministers, and then thereby they are holding the offices in their executive capacity. So strict separation to hai nahi, but nevertheless, the constitution does provide that we need to differentiate and separate judiciary from the executive. But when it comes to the legislative making power, the parliament is empowered to make the laws. The state legislatures are empowered to make the laws. However, when we look at the administrative law, there is a provision which says delegated legislation. When we look at the very term, Article 245 of the Constitution grants the parliament and state legislature the authority to make laws for the whole or any part of India. But the Constitution also allows for the delegation of the legislative powers, primarily through enabling acts to the executive. अब जैसे executive को हो सकता है आपने rule making powers दे दी हो. For example, regulations under the Environmental Protection Act have been provided, and along with that, rules related to the operation of banks, financial institutions जो RBI के द्वारा बनाए जाते हैं. RBI Act गवर्न कर रहा है RBI को, उसके अलावा रूल्स बनाने की अथॉरिटी दे दी एग्जीक्यूटिव को आपने. ट्रैफिक रेगुलेशंस हो गए किसी सिटी के टाउन के, वो बनाए जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और ये सब रूल्स हैं आपके जो म्युनिसिपैलिटीज बनाती हैं, वो सब रूल्स बन सकते हैं. सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ पे आता है a legislative making power that has been delegated to you by someone else. तो यहाँ पे जो legislature होती है वो एक skeleton दे देती है within which the executive is empowered to make rules जो कि laws की तरह काम करते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं delegated legislation. So when we look at the constitution, it does provide three kinds of, I would say, restrictions on this delegated legislation. The very first that we find is parliamentary, or you can say legislative control. The very first thing is the parliament, while delegating the legislation, it might provide for certain restrictions on the authority, that whatever you are going to do, you are going to make the laws in accordance with the parent law. And if that is not enough, then we have judicial control over the same. We have heard about the term judicial activism, judicial exercise of powers over the legislation to check its constitutionality. Judicial review can be exercised herein, where the court keeps a check whether the enactment which has been created by the parliament is in accordance with the particular rules, and are the rules in accordance with the particular जो आपका enactment बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा. ये ensure करता है कि जो आपकी delegated legislation है वो outside the boundaries given in the PAIR Act कभी ना निकल जाए. इसके अलावा we have seen several kind of executive as well as administrative control as well. तो administrative control भी उसके ऊपर रहता है जहाँ पे authorities को हो सकता है restricted way में delegated legislation करवाया जाए. तो यही सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि delegated legislation permissible तो है लेकिन बहुत limited सिनेरियोज में है. Now the fifth question provides for again a statement. ये कह रहा है a law is void. Void का मतलब है empty, खाली जिसको हम कहते हैं. तो a law is void only to the extent of its inconsistency or contravention with the relevant fundamental right. The very wordings can be found very well under Article 13, क्योंकि यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो अगर एक लॉ आपने बनाया वो लॉ एम्प्टी होगा, खाली होगा, उसको एनफोर्स नहीं करा सकते आप अगर वो कॉन्ट्रवीन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ में. लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लॉ आप वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे. जो वो इनैक्टमेंट है, जो वो लॉ है, उसका वो वाला पार्ट, यानी कि दैट पार्ट ऑफ द लॉ which is inconsistent with the constitution shall be declared to be unconstitutional, and that will become inoperative. The rest of the enactment which is at par with the fundamental rights, it will continue to grow. That is why here यहाँ कह रहा है explain with the help of decided certain cases. So the principle that is a law is void only to the extent of its inconsistency with the fundamental rights is known as the doctrine of severability, where a particular enactment is severed. severability मतलब है उसको चीज को तोड़ देना. तो हम क्या करते हैं, एक enactment आपने बनाया, उस enactment में कुछ पार्ट होगा जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रवीन नहीं करता, एक पार्ट होगा जो कॉन्ट्रवीन करता है. तो आप क्या करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी यहाँ पे कहती है कि आप उसे सिवियर कर दीजिए, उस इनैक्टमेंट को आप तोड़ दीजिए,
वो पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अलग रखिए, जो पार्ट आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसे अलग कर दीजिए। Enshrined in Article 13 of the Constitution, it dictates that if a law contains provisions that conflict with fundamental rights, only the offending parts, यानी कि जो fundamental right को contravene करता है, will be struck down. पूरा enactment आप नहीं उड़ाएंगे, while the rest of the law remains valid and as well as enforceable. The very case जो शुरू में हमें दिखा था, that was the landmark case of A.K. Gopalan versus State of Madras. वहां पे जो केस था उसने एस्टैब्लिश करा कि लॉ जो इन्फ्रिंज करता है फंडामेंटल राइट्स को वुड बी स्ट्रक डाउन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ अदर प्रोविजंस नॉट अफेक्टेड बाय द वायलेशन। तो जो बाकी का पार्ट था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिटेंशन लॉ के रिगार्डिंग। तो जो डिटेंशन लॉ आपका बना हुआ है 1950s में जब ये केस आया तब उसको चेक किया गया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को कि वो कितना कॉन्ट्रवीन करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को पहली बार अप्लाई करा था। उसके बाद में एक केस आया आपका मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिआइटरेट करा कि जो प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी है उन्होंने एम्फेसाइज करा कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स कैन बी इनवैलिडेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी से ज्यादा आप वहां पे उस पर्टिकुलर इनएक्टमेंट को कभी भी वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे, जितना इनकंसिस्टेंट है सिर्फ उतना ही आप करेंगे। एक और केस था बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी 1957 जजमेंट है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील की वैलिडिटी ऑफ अ लॉ इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन लॉटरीज के लिए एक्सेप्ट दोज एस्पेक्ट दैट वर फाउंड टू बी अनरीजनेबल एंड वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो एज यू कैन सी इन दिस सिचुएशन एज वेल द सुप्रीम कोर्ट हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द पार्ट विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वही आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो आर्टिकल 13 देती है। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2A जो 20 मार्क्स का होता है, फिर 2B और 2C जो कि आपको 15 मार्क्स ईच का मिलता है। अब हमें पता था कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो 150 मार्क्स 150 वर्ड्स लिखने हैं आपको, क्योंकि 10 मार्क्स ईच है। जब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का हो, फॉर द क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स यू हैव टू राइट अराउंड 250 वर्ड्स, और इसमें प्लस माइनस 15 वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन वही 250 वर्ड के अराउंड आपको यहाँ पे लिखना होगा। It provides for the question the concept of public interest litigation. अब अगर आप ध्यान दें पेपर 1 आपका यहाँ पे सेक्शन ए है कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वहां पे भी पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में आता है। और जब आप देखते हैं आपका पेपर 2 एंड द सेक्शन बी जो डील करता है सीएलडी को, जो आपका कॉन्टेम्परेरी लीगल डेवलपमेंट है, वहां पे भी वन ऑफ द टॉपिक इज पीआईएल। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कह सकते हो चहेता या फिर बहुत ज्यादा जो हार्ट के पास रहता है यूपीएससी के, इसलिए वो रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे पेपर 1 से भी आ सकता है और पेपर 2 से भी आ सकता है। जैसे 2024 में दोनों आपके पेपर्स में पीआईएल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्वेश्चन बात कर रहा है सिंपली है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। Elaborate in the light of the evolution aims objects in India with the help of leading cases. Also discuss its ड्रॉबैक्स। तो बहुत वाइटल एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि एक तो पहले तो ये लोकस स्टैंडी क्या होता है हमें वो देखना होगा, उसके बाद में किस तरीके से लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल को डाइल्यूट डाउन किया गया था पीआईएल को ओरिजिनेट करने के लिए, क्या उसका ओरिजिन रहा। एट द वेरी बिगिनिंग व्हेन वी लुक एट द टर्म लोकस स्टैंडी, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है हाउ डू यू स्टैंड इन दिस कोर्ट, आप इस कोर्ट में किस रीजन से किस बिहाफ पे खड़े हैं, यानी कि व्हाट स्टैंड डू यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट हियर इन, which essentially means the right to bring a legal action or to be heard in the court, कि किस बिहाफ पे आप यहाँ पे कोर्ट को चाहते हैं कि आपकी बात सुने। It typically requires that only the person whose rights have been violated, he himself can approach the court for a remedy. कोई थर्ड पर्सन ही जाएगा आपके लिए रेमेडी लेने के लिए। इसके कई रीजंस है, बहुत साउंड प्रिंसिपल है लोकस स्टैंडी। प्रिंसिपल ये भी है कि भैया कोई थर्ड पर्सन क्यों इंटरफियर करेगा आपके राइट्स के लिए। सेकंड थिंग, अगर वो पर्सन आपको रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली नहीं करेगा हो सकता है आपका राइट यहाँ पे जो हो सकता है वॉयलेट हो जाए। बट हम बात कर रहे हैं अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जिनको हम पीआईएल भी कहते हैं, इट अलाउज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड और अफेक्टेड बाय द रॉन्ग एंड दे हैव द अथॉरिटी टू अप्रोच द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु आर नॉट देमसेल्फ एबल टू अप्रोच द कोर्ट बिकॉज दे आर मे बी डिसएडवांटेज्ड और अनेबल टू सीक जस्टिस देमसेल्फ। तो जो ये प्रोविजन है ये निकल के आता है आर्टिकल 32 से। आर्टिकल 32 कहता है कि
किसी भी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है वॉयलेट हुआ है, अगर ऐसा सर्कमस्टेंस होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को एक बाउंडेशन है, फंडामेंटल ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इट हैज लिसन टू दैट पर्सन एंड प्रोवाइड हिम अ रेमेडी। अब उसी सेंस में अगर हम देखें पीआईएल का ओरिजिनेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि कोई स्ट्रिक्ट मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। द मेथड कैन बी इन एनी वे, किसी भी तरीके से, इसलिए उसे एपिस्टलरी जुरिसडिक्शन भी कहते हैं। इवन थ्रू अ लेटर यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अब वहीं पे ही ओरिजिनेट हुआ पीआईएल का कॉन्सेप्ट कि जो आपके डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज पीपल हैं, जो खुद सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर कोर्ट्स में अप्रोच नहीं कर सकते अपने राइट के लिए, उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट में आ सकता है। PIL can be filed under the ambit of Article 32 as well as 226 of the Constitution. PIL in India has evolved in the late 1970s, जिस समय पे वो originate हुआ था, early 1980s में, from the concept rooted in the social justice activism. And इसके लिए अगर हम किसी को credit देना चाहते हैं, there have been two judges, that is Justice V.R. Krishna Iyer and none other than Justice P.N. Bhagwati, and they have helped in the initiation and evolution of the concept of PIL in India. First reported case was Husainara Khatun versus State of Bihar 1979, very landmark judgment। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि जो पीआईएल का कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहे थे एंड दे वर नॉट इन अ सिचुएशन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इवन दो देयर फंडामेंटल राइट्स वर बीइंग वायलेटेड। उसी एसेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अलाउ किया था which is regarded to the deplorable conditions of under trial prisoners and establish the right to speedy justice as a fundamental right under Article 21। तो राइट टू स्पीडी जस्टिस को आर्टिकल 21 में इनकलकेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ में जो ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे जो हॉरिबल कंडीशंस में प्रिजन्स में रह रहे थे, उनके जो ट्रायल्स थे वो शुरू ही नहीं हुए थे या फिर खत्म ही नहीं हुए थे, बहुत समय चल रहे थे वो और जेल के अंदर बंद थे, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे राइट टू स्पीडी ट्रायल को इनकलकेट किया गया। दिस इज वन सच एग्जांपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देन वी हैव एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, जहां पे पीआईएल वाज फर्दर सॉलिडिफाइड, allowing any individual or social action group to approach the High Court or the Supreme Court for remedies on behalf of those unable to approach the court themselves। तो अगर कोई भी पर्सन है वो खुद नहीं आ सकता, खुद इस कंडीशन में नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए, तो कोई और उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आ सकता है ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स को वो वहां पे सिक्योर कर सके। लेकिन अगेन कोई चीज कितनी भी अच्छी हो, कुछ ना कुछ अगर एक्सेसिव होती है, एक्सीडिंग होती है, तो वो मिसयूज भी हो सकती है। इसी रीजन से जो ये कॉन्सेप्ट है पीआईएल का, बना तो था इनिशियली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन धीरे धीरे डेलीगेट होते हुए बेचारा बन गया अब यहाँ पे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पे लोग इसका इस्तेमाल करने लगे अपने प्राइवेट राइट्स को बचाने के लिए या पब्लिसिटी को पाने के लिए। उसी सिचुएशन में अगर हम देखें ड्रॉबैक्स, इट कैन बी पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द प्रोविजन, क्योंकि अगेन आर्टिकल 32 किसी भी प्रोसेस से रेगुलेट नहीं होता, लेकिन इसी वजह से कोई पर्सन है जो नीडी है, उसका जो राइट है अप्रोच करने का आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपका अवॉइड हो सकता है। तो पॉसिबल मिसयूज इज वन सच ड्रॉबैक। पर्सनल इंटरेस्ट, अगेन पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं इसको, या आपका कह सकते हैं पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन कह सकते हैं, जहां अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को किस तरह से पब्लिक दिखा के आप वहां पे रेमेडी लेना चाहते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग द जुडिशियल ओवररीच इन पॉलिसी मैटर्स। अनदर ड्रॉबैक इज यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है उसकी भी कोई एज सच बाउंड्रीज या लिमिटेशंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उसको जुडिशियल एक्टिविज्म, कुछ कहते हैं उसको जुडिशियल ओवररीच। द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं दिया, लेकिन जुडिशरी को और जो हमारी लॉ मेकिंग पावर अथॉरिटीज हैं, लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, उनको अपनी अपनी बाउंड्रीज में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लूज बाउंड्री दी है, उसमें रहने की जरूरत है। बस इसीलिए एक ड्रॉबैक कहा जाता है पीआईएल का दीज कॉन्सेप्ट्स। इफ यू लुक एट सेक्शन 2B, यहां पे हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट अंडर द फंडामेंटल लॉ। अब यहां पे हमें समझना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, हाउ डू दे डिफर। क्या कोई ऐसी कंट्री हो सकती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, एंड हाउ डज दैट मैटर। सो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर पेपर 1,
राइट। यहाँ पे बात करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, इट इज इंडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नेंस guided by a fundamental law, typically a constitution. And the term constitutionalism, you can see the word where you find "ism" at the end, it means it's an ideology. The ideology says that you must abide by the strict principles of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, रूल्स दिए हैं, आप उनको अवॉइड करके रहेंगे. दैट इज व्हाई इट एम्फसाइजेस दैट गवर्नमेंट पावर इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. ऐसा नहीं है भैया कुछ भी कर सकते हैं, but it is indeed defined, it is defined properly in the constitution and restricted by the constitution itself, which serves as the supreme law of the land, and the state should not exceed their powers which have been granted to them by the constitution. For example, we see that there is part 3 of the constitution which embodies the fundamental rights. So when we talk about fundamental rights altogether, they are restrictions on the state कि आप ऐसे लॉज नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को किस तरह से एब्रिज कर दें या उनको डेरोगेट करें. तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आता है. इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट फंडामेंटली रेस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्रीज व्हिच इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंटिंग एनी आर्बिट्रेरी एक्ट एंड अब्यूज ऑफ पावर. बट व्हेन वी लुक एट द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, it merely acts as the foundational document outlining the structure of the government. The word constitution, which means to constitute, जहां से एक कंट्री जन्म लेती है, जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है. इसी रीजन से वो बताते हैं कि इस कंट्री के अंदर किस तरह की गवर्नेंस होगी, किस तरह की यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, जो लीडर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होंगे, क्या मेथड होगा, डेमोक्रेसी होगी, रिपब्लिक होगी, वो सब बताया जाता है यहाँ पे. It provides the distribution of powers, कि there is a legislature, executive, judiciary अलग अलग है, and the fundamental rights of the citizens which cannot be taken away by the state. It defines the structure of the government, its branches, legislative, executive, judicial and their respective powers, and also provides them कि ये power आप exercise कर सकते हैं. तो अगर हम देखें constitution and constitutionalism, they are very different. For example, there can be a constitution, but there may be a situation where constitutionalism is not followed. That is why the country may be having a constitution. For example, you might be amazed to know that even North Korea does have a constitution, right? उसके पास भी constitution है, लेकिन वो constitution according to the whims and fancies of that particular arbitrator dictator, it can be changed. जैसे मर्जी उसको tweak कर सकते हैं, change कर सकते हैं, क्योंकि वो constitutionalism की theory पे depend नहीं करता, because it is not restricted by any particular जो रूल्स हैं जो उसको अवॉइड करने की जरूरत होती है. इसी रीजन से अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, वेयर एज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करें, इट इंसिस्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस. तो चेक एंड बैलेंस करने के लिए बनता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेफगार्डिंग सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स, जहां पे फंडामेंटल राइट्स को बचाने की बात होती है, जहां पे रूल ऑफ लॉ क्लियरिफाई होता है, जहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जहां पे आप प्रमोट करते हैं चेक एंड बैलेंस की सिचुएशन, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो यही दोनों में डिफरेंस है. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जहां पे है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को बाय हार्ट फॉलो किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू लुक एट question number 2C, it says discuss the relationship between the President of India and the Council of Ministers under the parliamentary form of the government in India. Explain with the help of relevant constitutional provisions. तो clearly आपको यहाँ पे constitutional provision से question आ रहा है सीधा. यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे parliamentary form of government की, तो here we provide for a parliamentary form of government, जहाँ पे आपकी पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है. We choose a particular party, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको फिर हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. द प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. वी हैव वन आवर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनको बहुत सुप्रीम बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन वो जो सुप्रीमेसी है वो रेस्ट्रिक्टेड है, या कह सकते हो वो चेक्ड है, ताकि एक सिंगल पर्सन के पास में सारी अथॉरिटीज ना चली जाए. इसीलिए व्हेन वी लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. नॉमिनल हेड कहते हैं उन्हें हम इसीलिए, while the Council of Ministers led by the Prime Minister is the real executive authority. Yes, Article 53 states that executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution. But when we look at the Constitution,
and specifically Article 74 of the Constitution, it provides for the Council of Ministers to aid and advise the President of India. वहां पे दे रखा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं वो अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर जी को, और प्राइम मिनिस्टर जो होंगे फिर वो उनकी हेल्प से अपॉइंटमेंट्स होंगे बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. फिर जो भी सारी फंक्शनिंग होगी वो की जाएगी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बट it will be done after the aid and advice provided by this council of ministers headed by the prime minister. And for that very purpose, council's primary role is to aid and advise the president. President एक बार रिकंसिलिएशन के लिए बोल सकते हैं, लेकिन must act upon it afterwards. अगर एक बार उन्होंने रिकंसिलिएशन के लिए बोला लेकिन बाद में वो सेम एडवाइस आती है, चाहे कोई चेंज ना हुआ उसके अंदर, तब भी उन्हें वो बाइंडिंग होगा, मानना पड़ेगा. The advice given by minister is binding on the president after reconsideration. Courts cannot inquire into the nature of advice given by the ministers, कि ये एडवाइस सही थी या गलत थी, वो चीज नहीं देख सकते, because it is found to be outside the scope of judicial review. इसका रीजन है, हो सकता है कोई मैटर है जो आपका एग्जीक्यूटिव या फिर आपका जो उसका इंस्टेंस है वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, इट इज ऑफ द मे बी सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के रिगार्डिंग हो. लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन एसआर बोमाई केस एंड डिफरेंट अदर केसेस एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि इवन दो वी कैन नॉट look at the advice given, but we can look at the materials on the basis of which the advice was given. That is very much within the scope of the judicial review. Nevertheless, Article 75 की अगर हम बात करें, वहां पे था other provisions as to ministers are provided. The president appoints the prime minister and other ministers are appointed by the president on the prime minister's advice. All the ministers hold office at the president's pleasure. Council of Ministers is collectively responsible to the लोकसभा. Similarly, Article 78 में ड्यूटी दे रखी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, that the PM must communicate all the decisions of the Council of Ministers to the President, so that the President can act accordingly. अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है रिपीटेडली यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में कि इज द प्रेसिडेंट ओनली द साइनिंग अथॉरिटी या उनके पास और कुछ भी पावर है. If you look at the Constitution, the way it has been created, it prevents usurping of all the powers of the Constitution in a single person, that is the President. Otherwise, it is very much possible. We have seen our neighbors, we have seen Pakistan suffering from this. That is why the Constitution makes the duty of the President in a different way, different structure बना रखी है हमने. Instead of having the authority to do everything in his own name and by his own authority, everything is done in his authority by everyone else on the advice of the Prime Minister and the Council of Ministers. Nevertheless, if the particular advice, the particular directions as provided by the Council of Ministers are not in accordance with the Constitution, the President has all the authority to act as a safety valve. और जहां पे उन्हें लगेगा Constitution को follow नहीं किया जा रहा है, he has every authority to take away the not to follow the advice and to decide on his own. That is very much possible. तो उनका जो यहाँ पे एक रोल है वो होता है more of a safety valve, कि अगर सिचुएशन खराब हो जाए या Constitution के अकॉर्डिंग ना चले तब वो पावर्स अपने पास लेके उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. If you look at section question number 3A, it deals with Article 194 and Article 105. ये कह रहा है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है 105 की और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की हैं. Deals with state legislature and their members and committees. On the background, comment on both the articles are complementary to each other. When we look at Article 105 as well as 194, both are on the same premise. Same बात कर रहे हैं वहां पे. They are providing the parliamentary privileges to the members as well as the house. House को भी power देता है और आपके members को भी देता है. 105 deals with the powers, privileges, immunities of House of the Parliament, its members as well as all the committees within the Parliament. जबकि 190 जो आपका यहाँ पे 4 प्रोविजन है वो मिरर करता है 105 को ही, लेकिन अप्लाई होता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स विद इन इंडिया एंड देयर कमिटीज पे. दोनों ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री नेचर की हैं और दोनों में ही जो एसेंशियली जो यहाँ पे आपके प्रोविजंस दे रखे हैं वो बिल्कुल सेम है. उनका रीजन ये था कि जो हमारी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में लोग बैठे हैं, दे आर नॉट इंडिविजुअल पीपल, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड दैट इज व्हाई they should be granted certain immunities. Immunity मतलब होता है उनको प्रोटेक्शन ग्रांट करना अगेंस्ट एनी एक्शन which can be taken against them. तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है या पावर्स दी जाती हैं, जिसका रीजन ये ताकि वो फ्रीली वहां पे बात कर सके, फ्रीली लोगों की बातों को प्रेजेंट कर सके अपना पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में. एंड फॉर दैट पर्पस वी सी लॉट ऑफ प्रिविलेजेस. फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिबेट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन along with the debate
दे कैन डू सो, उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल एक्शन या फिर किस तरह का एक्शन नहीं हो सकता, एक्सेप्ट द पार्लियामेंट में रेगुलेट its own authority, it can regulate its own procedure. So parliament can take action, but no other authority, for example the Supreme Court or any other court cannot interfere regarding this immunity. Immunity from legal proceedings, that cannot be taken, of course there is an exception to it, but nevertheless they have given certain immunities. Power to regulate internal procedure has been provided, जो कि आपका जो पार्लियामेंट है वो भी कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी अपने प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं. एडिशनली राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट. नाउ द राम गया राम आया जो केस है आपको पता होगा उसका. तो इस केस में अगर हम देखें, जो पार्लियामेंट है या फिर जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके पास अथॉरिटी है नॉट जस्ट टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर बट टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट. यानी कि अगर आपने पार्लियामेंट्री ऑर्डर्स की या फिर जो लेजिस्लेटिव ऑर्डर्स है उनकी बात नहीं मानी, स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्डर की बात नहीं मानी, तो वो कंटेम्प्ट के लिए आपको पनिश भी कर सकते हैं. एडिशनली दोनों की अगर हम बात करें यहाँ पे 105 एंड 194, दे आर एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ ईच अदर एंड दे डू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बिकॉज उनका जो पर्पज है वो सिमिलर पर्पज है, सिमिलर नेचर का है. एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो आज के टाइम में भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो इम्यूनिटी को या फिर जो पावर्स है उन्हें एंजॉय करते हैं, दैट इज स्टिल अनरिडल्ड बिकॉज दैट हैज नेवर बीन रेगुलेटेड. रेगुलेट करने के लिए कई बार कोशिश की गई थी लेकिन आज तक कभी उन्हें रेगुलेट नहीं किया गया है. देयर इज नो लॉ रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ द immunities granted to the parliamentarians under 105 और state legislature members under 194. कोई restriction उनके ऊपर नहीं होती है. They enjoy the same authorities they have enjoyed. In fact, the parliament of the UK has enjoyed at the time of the independence. वो same powers यहाँ पे उन्हें दी गई हैं बिना किसी restriction के. 3B deals with, यहाँ पे क्वेश्चन है स्पेसिफिकली आर्टिकल 29-30 से निकल के आता है, हु आर माइनॉरिटीज, के माइनॉरिटीज किन्हें कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज टू द एक्सटेंट दैट राइट्स कन्फर्ड टू देम इज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन चॉइस, बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर एंड आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लॉज. अब अगर हम देखें क्वेश्चन, वो सिंपली बात कर रहा है आपका कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पे कुछ राइट्स हैं जो स्पेसिफिकली दिए गए हैं हमारी माइनॉरिटीज को. माइनॉरिटीज का अगर हम मतलब देखें, उसका मतलब होता है यहाँ पे या तो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए दैट आर स्मॉलर इन नंबर कंपेयर टू द मेजॉरिटी पॉपुलेशन विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट और एनी स्पेसिफिक रीजन. यानी कि एक रीजन में जिनकी जो पॉपुलेशन है कम होती है उसे हम माइनॉरिटी कहते हैं. अब इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेसिस पे हो सकते हैं. व्हेन यू लुक एट द आर्टिकल 29, जो हेडिंग है वो कहती है यस प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटीज, लेकिन in reality the provision is regarding everyone. It protects anyone having a distinctive language, any distinctive culture or script. वो बिल्कुल बात कर रहा है distinctive language, script, culture की, उसका minority से कुछ लेना देना नहीं है. बट अगर हम देखें आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में दे रखा है स्पेसिफिक प्रोविजन जो माइनॉरिटीज को ही डील करता है. आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स फॉर grants minorities to right to establish and administer education institutions of their own choice. Establish मतलब उसको क्रिएट करना और administer मतलब उसको फिर मैनेज करना. यानी कि आपके पास राइट है, आप क्रिएट भी कर सकते हो और उसके बाद उसको मैनेज भी कर सकते हो. बट अगेन नो फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनफैटर्ड, नथिंग इज अनलिमिटेड इन नेचर. क्योंकि इंस्टेंस देखे गए थे जहां पे जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वहां पे कई बार मेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा होता है, उन सब की सिचुएशन होती है, या वहां पे एट पार एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स उसमें इंटरफियर करा. फॉर एग्जांपल वन लैंडमार्क केसेस, सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 केस, बहुत पहले का केस है. वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ऑल्दो स्टेट इंटरफियर नहीं करता है माइनॉरिटीज के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अगर उनको लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो एट पार नहीं है, तो वहां पे इंटरफियर कर सकता है. अगर उनको लगता है मेल एडमिनिस्ट्रेशन है किसी तरह का, तो भी इंटरफियर कर सकता है. आई होप आपको भी रिसेंट का केस पता होगा जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में चल रहा है, जहाँ पे वन ऑफ द कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी उसने सीधा सिंप्लीफाइड बता दिया कि भाई हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करेंगे बिकॉज दैट कॉलेज इज अ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. एक आपका जो भी केस चल रहा है रिगार्डिंग द है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसके रिगार्डिंग भी ये केस चल रहा है. MEI है या नहीं है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है. उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर बताया था कि
इन द सिचुएशन वेयर द इंस्टीट्यूट द यूनिवर्सिटी अगर वो चाहे लॉ से भी क्रिएट हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होगी, तब भी पॉसिबिलिटी है बन सकती है इफ इट हैज बीन प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड एंड इट हैज बीन ओरिजिनेटेड, यानी कि उसका अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट या क्रिएशन एक माइनॉरिटी ने किया था प्लस उसको मैनेज भी माइनॉरिटी कर रही है, तो वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आ सकती है। तो इसलिए एक ये आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसमें आप कोरिलेट कर सकते हो रीसेंट केस लॉ से भी, कि अभी जो रिसेंटली सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि वहां पे एमईआईज को भी प्रोटेक्शन दी गई है, और वहां पे प्रोटेक्शन इस तरह की है कि वो जो स्टेट है इंटरफियर नहीं करेगा, यूजुअली नहीं भी करता है, लेकिन जहां पे उन्हें लगता है कि वो एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उससे जो नुकसान होगा वो सिर्फ उन माइनॉरिटीज का ही नहीं होगा, बाकी और लोगों का भी होगा। अगर वहां पे एट पार एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो रही है तो जो माइनॉरिटीज के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो आगे जाके जॉब्स नहीं ले पाएंगे, आगे जाके वो प्रॉपर तरीके से जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इस रीजन से स्टेट कई बार इंटरफियर करता है। That is why Supreme Court emphasized that purpose of Article 30 is to allow minorities to build a strong and inclusive nation by providing quality education. It also highlighted that while the right is not absolute in nature, but restrictions should be minimal and not defeat the very purpose of the enactment. तो यानी कि अगर बात करें एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या मैल एडमिनिस्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, वहां पॉसिबिलिटी है कि स्टेट इंटरफियर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3C पे आता है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली ये क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 368 से, प्रोसेस पूछ लिया भैया क्या प्रोसेस है, चलो इतनी बात थी यहाँ पे। आगे कह रहा है आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन आल्सो इन दिस रिगार्ड। अब एक जो अगर प्रोसीजरल रेस्ट्रिक्शन देखें वो तो आर्टिकल 368 में दे रखी है, बट उसके अलावा वी हैव द लैंडमार्क केस ऑफ द केशवानंद भारती केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनेट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। दैट इज आल्सो वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द अमेंडिंग पावर ऑफ द स्टेट। तो सपोर्ट योर आंसर विद हेल्प ऑफ रेलिवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ स्पेसिफिक प्रोसीजर जो दिया गया आर्टिकल 368 के अंदर। प्रोसीजर में कि पहले तो आप एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई से भी हाउस में कर सकते हैं, उसके बाद में उसे एक स्पेशल मेजोरिटी से जो होनी चाहिए द majority of the total membership of the house along with majority of 2/3 of the member who are present and voting, अगर वो हो गया तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को भी किस तरह से इफेक्ट करता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जो फेडरल स्ट्रक्चर के माने जाते हैं, अगर उनको इफेक्ट करता है तो उसमें साथ में चाहिए आपको रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। जब ये सब हो जाएगा, दोनों हाउस से पास हो जाएगा, फाइनली द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज assent and upon receiving the same the constitution can be amended। अब ये जो प्रोसेस है शुरू से चलता आ रहा था, शंकरी प्रसाद केस आया, आपका सज्जन सिंह केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कह दिया कि भैया अनलिमिटेड पावर है, कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपका पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो, वो भी आप अमेंड कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम अरोज व्हेन इन द गोलकनाथ केस द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट नो, द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अनलिमिटेड इन नेचर and the restriction can be found under article 13 dealing with any law which makes any kind of abridging or any derogation to the fundamental rights shall be held to be unconstitutional, and the Supreme Court in Golaknath case said it also includes amending power, the amending law। इसको फिर कह सकते हो हटाने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ लेके आई, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया, आर्टिकल 13 को अमेंड कर दिया कि भैया कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। देन आफ्टरवर्ड्स वापस से चैलेंज हुआ, तब जाके आपका लैंडमार्क केस आया केशवानंद भारती केस, कि इन द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दिस पर्टिकुलर जजमेंट जो आया था आपका 24 अप्रैल 1973 को, वहां पे एक ह्यूज आपकी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने डिक्लेयर करा एट लेंथ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टेड, द बेसिक स्ट्रक्चर, the base structure of the constitution is very well protected, and even the amending power of the state is not empowered to make any kind of amendment in the basic structure। अब बात ही आती है, अगर हम बात करें बेस स्ट्रक्चर की, it is a set of core principles, होता है ना, बाय हार्ट प्रिंसिपल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, deemed essential, जो बहुत ही ज्यादा essential हैं, which cannot be destroyed or altered through any amendment by the parliament। यानी कि जो ये core principles हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से embodied है कि कभी इन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इन्हें कोई हटा सकता है। दिस कॉन्सेप्ट दो नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस इन 1973, एंड दैट इज व्हाई
उसके बाद में भी कई सारे कैटन ऑफ केसेस आए हैं आपके। उसके बाद में ऐसे एक लैंडमार्क केस है आपका इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, जहाँ पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनके जो इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ घोटाले की यहाँ पे बात की गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा दैट free and fair elections and the democratic process is also the core principle, the basic structure of the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं कर रखा कहीं पे कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं ये, लेकिन टाइम टू टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोवाइडेड दैट यस दिस इज आल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड दिस थिंग कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर देयर पावर अंडर आर्टिकल 368। अब चाहे फंडामेंटल राइट की बात कर लें, वो भी नहीं कर सकते कॉन्ट्रवीन। अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड, द राइट टू लाइफ, right to the equality, all these have been declared to be core principles. इसमें भी था इंदिरा नेहरू गांधी में, it clarified that basic structure doctrine, this particular doctrine struck down certain clause of 39 Amendment Act which placed restrictions on the judicial review, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा judicial review is also the basic structure। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ताकि जो पार्लियामेंट है अपनी पावर का अनब्रिडल्ड तरीके से इस्तेमाल ना करे, इसीलिए ओरिजिनेट किया था ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, and now it has been so solidified that it provides for the restriction on the amending power of the parliament। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केशव भारती केस में कहा था कि जो ये अमेंडिंग पावर है जो आर्टिकल 68 में मिली है ये अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन है जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। शुरू में तो खैर जो गोलकनाथ केस था वहां पे कहा गया था कि सिर्फ पार्ट 3 रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अनलिमिटेड पावर है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के, जो कि खुद में डिफाइन नहीं है और टाइम टू टाइम डिफाइन होती रहती है। तो लेकिन पर्पस सही था कि ताकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका मिसयूज ना कर पाए पार्लियामेंट, और सही भी है। आज तक अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की वजह से जो आपकी पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उनकी जो पावर्स हैं कई हद तक रुकी हुई हैं, ताकि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिक्योर्ड रहते हैं। व्हेन वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 4A, इट डील्स विद इन रीसेंट ईयर्स, अब यहाँ पे थोड़ा कंटेम्प्रेरी है, the concept of cooperative federalism has played a pivotal role in the constitutional governance of the nation, but at the same time it comes across various challenges as well। यानी कि उसमें कई सारे आपको ड्रॉबैक्स या हिंड्रेंसेस भी दिखते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। If you look at the constitution, the cooperative federalism in India, it does play a crucial role in the governance, which allows different levels of government to work together effectively। यहाँ पे अगर हम बात करें फेडरलिज्म की, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड थ्रू दी कैटन ऑफ केसेस कि इंडिया में जो स्ट्रक्चर है फेडरल है, लेकिन यूनिटरी बाय हार्ट है हम, यानी कि यूनिटरी हम वहाँ पे जिस सिचुएशंस में हमें लगता है कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन है अदरवाइज वहाँ यूनिटरी हो जाता है, बट वैसे फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी, जो हमारे स्टेट है वो रहेंगे, जो हमारी यूनियन है वो रहेंगी, और दोनों पैरेलली फंक्शन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शैल बी डन। इस केस में अगर हम देखें द कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस कोलैबोरेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, के दोनों कोलैबोरेट होकर एक साथ मिलकर काम करेंगे टू एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अंडरस्टैंडिंग इट्स सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड अदर कॉन्करेंट इंप्लीमेंटेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रास्पिंग इंडियाज यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर। तो ये जो यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है बहुत डिफरेंट है दूसरी कंट्रीज से, हम कंपेयर नहीं कर सकते यूके वगैरह से या यूएस से हम कंपेयर नहीं कर सकते। यूएस को कहा जाता है एक प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपका हर जगह फॉलो किया जाए। इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे कुछ फीचर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के, वो हो सकते हैं कि वहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन होता है, यानी कि कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ दी गवर्नमेंट, यूनियन का स्टेट के साथ में, स्टेट का आपका हो सकता है लोकल गवर्नमेंट के साथ में। शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दोनों सेंटर स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं कई सारे फंक्शंस के लिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गई, नीति आयोग हो गई, वो कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करते हैं। इन द रिसेंट टाइम दिस वी हैव सीन रिगार्डिंग सेवरल स्टेट्स। लेकिन नेवरदलेस cooperative federalism does come with several drawbacks. For example, it can be with respect to the corporate governance such as political polarization होता है कई बार, जहां political party सेम है वहां थोड़ा फेवरिज्म चलता है सेंटर स्टेट का, जहां नहीं होती वहां थोड़ा आपको चैलेंजेस दिखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स होते हैं कई बार, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। देयर कैन बी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन द स्टेट्स, जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ स्टेट हैं जो बहुत ज्यादा रिसोर्स रिच हैं, कुछ नहीं है, तो वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म में मिलते हैं। When we talk about question number 4B, it deals with the fundamental rights are not an end in themselves.
बट दे आर द मीन्स टू एन एंड, यानी कि खुद एंड गोल नहीं है, लेकिन वो तरीका है ताकि हम एंड गोल तक पहुंच पाए। द एंड इज स्पेसिफाइड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो ये पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी, वहां पे हमें ये एंड गोल मिलता है। डिस्कस एंड एनालाइज द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो कि भैया जो डीपीएसपी हैं आपके इन स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस केस में, कि डीपीएसपी जो है वो तरीका है, वो एंड गोल है, और उन्हें अचीव करते हैं आप थ्रू दी फंडामेंटल राइट्स। इसी रीजन से यहाँ पे लिखा है व्हाइल फंडामेंटल राइट्स गारंटी इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स टू देम, लेकिन एक अगर हम एक पूरा एंटायर पिक्चर देखें, दे आर नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्टीमेट गोल है एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जहां पे हर एक इंसान बराबरी तरीके से रह सके, जहां पे हमें किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत ना हो, जहां पे किसी पर्सन के बीच में कोई डिस्पैरिटी या फिर किस तरह का डिफरेंशिएशन ना हो। यही आप गोल्स देखते हो डीपीएसपी में, चाहे आप यूसीसी की बात कर लो आर्टिकल 44 में, या इक्वालिटी की बात कर लो आर्टिकल 39 के अंदर, तो वो सब चीजें यही एंड गोल को शो करती हैं। The DPSP, on the other hand, outline the social and economic objectives that the state should strive to achieve. Should try to achieve. Directive principles है ना स्टेट के, वो ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको स्टेट कोशिश करनी चाहिए, एंडेवर करना चाहिए उन्हें अचीव करने के लिए। Thus providing the end to which fundamental rights serve as the means. केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंतरात्मा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की। देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। एंड वन सप्लीमेंट्स द अदर, यानी कि अगर आप एक को प्रोटेक्ट करोगे तो दूसरा खुद प्रोटेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if we provide right to equality to each and every person, then the society will be equal. There will be a social justice in the society that can be ensured. वही चीज आर्टिकल 14, 15, 16, 17 बताते हैं, वही बात आपका यहाँ पे डीपीएसपी बताता है। In state of Kerala versus NM Thomas, the Supreme Court iterated that DPSP and fundamental rights should be construed harmoniously with each other. Every attempt should be made in the court to resolve any apparent inconsistency between them. लेकिन nevertheless, if at the very end अगर कोई inconsistency बचती है जहां पे आपको लगता है कि या तो फंडामेंटल राइट बचेगा या फिर डीपीएसपी बचेगा, वहां पे आपको पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें प्रिविलेज दी जाती है, एक्सेप्ट जो दो एक्सेप्शन आपके आर्टिकल 31 में आपको मिलती हैं। उसके अलावा जो सिचुएशन यहाँ पे है कि आप फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल करेंगे। लेकिन एज फार एज पॉसिबल एक एंडेवर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना किया जाए, यानी कि ऐसे आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करें प्रोविजंस की, आपके फंडामेंटल राइट्स की भी और डीपीएसपीज की भी, कि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नेचर में ना रहे। लास्टली क्वेश्चन नंबर 4C पे आते हैं, इतने ही इसमें क्वेश्चन होता है, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे बात कर रहा है द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, but it balances on a razor sharp edge between pragmatic governance and potential overreach। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जिसमें प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकते हैं और हमारे गवर्नर साहब भी लॉ बना सकते हैं, तो जो ये आपकी पावर दे रखी है वो नया यूनिक फीचर है, बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हर जगह नहीं मिलता वो। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या है, वो एक अगर बात करें वो एक बैलेंस करता है रेजर शार्प एज पे, यानी कि एक नुकीले एक ऐसी जगह पे जहां पे एक तरफ आपका अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक गवर्नेंस की बात करें, प्रैग्मेटिक मतलब लॉजिकल, तो लॉजिकल गवर्नेंस की बात करें, लॉजिक पे अगर बेस की बात करें हम, दूसरा अगर बात करें उसके ओवररीच की। तो इन सर्कमस्टेंस में अगर हम देखें हमें क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है केस लॉज के थ्रू। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यस इट डज प्रोवाइड द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स द पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस व्हिच हैव द फोर्स ऑफ लॉ, बट इट इज ओनली यूज्ड व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी है लॉ क्रिएट करने की, लेकिन अभी लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो ये यूनिक फीचर है, अलाउ करता है एग्जीक्यूटिव को कि आप लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ अर्जेंट सिचुएशंस में। और जो इनकी लाइफ होगी वो भी थोड़ी लिमिटेड होती है। आपकी लेजिस्लेचर जब वापस आती है तो कुछ दिन का समय होता है, उसके बाद में या तो उसको अपहेल्ड करके वो कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं करा तो उन्होंने वो जो आपकी लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई थी वो हट जाती है। फॉर दैट रीजन अगर हम बात करें प्रैग्मेटिक गवर्नेंस के, लॉजिकल गवर्नेंस की, यहाँ पे this power is intended to be used in situations where immediate action is required due to the unforeseen or any urgent circumstances, ensuring that government can respond effectively to pressing issues
विदाउट वेटिंग फॉर द लेजिस्लेचर टू बी रिकन्विंस, यानी कि वापस आने का वेट नहीं करने की जरूरत है आपको, सीधा ही आप वहां पे एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें पोटेंशियल ओवररीच की, दिस पावर कैन बी मिसयूज्ड टू बाईपास द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, potentially undermining the role of legislature and leading to arbitrary law making। तो इसी रीजन से हम अगर देखें कई सारे आपके ऐसे केसेस भी आए थे, जैसे डीसी वाधवा केस आपको पता होगा, उसके रिगार्डिंग 256 ऑर्डिनेंसेस वर पास्ड जहां पे रिप्रोमलगेशन करते रहे हमारे गवर्नर, जिसको बोला गया दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच, जहां पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रवीन करा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज कर रहे हैं। यहाँ पे 256 बार ऑर्डिनेंसेस आप कर रहे हैं, रिप्रोमलगेशन कर रहे हैं ताकि वो इनेक्टमेंट को अलाइव रखा जा सके। तो ये जो डीसी वाधवा केस है यही चीज दिखाता है कि पोटेंशियल जिसका जो मिसयूज है वो भी बहुत पॉसिबल है। दैट इज वाई अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट की, द जुडिशरी प्लेज अ वाइटल रोल इन एंश्योरिंग दैट दिस पावर इज नॉट abused, कि इसका अब्यूज ना हो। द सुप्रीम कोर्ट इन आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आल्सो स्टेटेड दैट द प्रेसिडेंट satisfaction to promulgate an ordinance can be challenged if it is found that कोई भी रियल अर्जेंसी नहीं थी, प्लस जो ऑर्डिनेंस इशू की गई है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर को इवेड करने के लिए की गई है, ताकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को इवेड करते हुए लॉ बनाया जा सके। तो उस सेंस में अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की सिचुएशन में। सुप्रीम कोर्ट इन डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द लैंडमार्क केस ऑफ द मिसयूज ऑफ द ऑर्डिनेंस पावर बाय द गवर्नर, highlighted the need for the ordinance making power to be used sparingly, यानी कि बहुत लिमिटेड सर्कमस्टेंस में, not as a substitute for the legislature। और आप बिल्कुल भी legislature को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ अर्जेंसी की सिचुएशन को कैटर करेंगे, अदरवाइज नहीं डील करेंगे। So with this we have completed our paper 1, and at this stage I would like to remind you again that we are coming up, the Judiciary Gold is coming up with UPSC Law Optional, and the बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of August 2025। आप अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, दैट इज 6363286363। आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आप हमारे काउंसलर से एक बार काउंसलिंग कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी लॉ ऑप्शनल के बारे में इंटरेस्ट है तो आप हमारे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।